नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ आज में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं कोरोना अपडेट के साथ। तो छत्तीसगढ़ में आज अब तक 57 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और सबसे ज्यादा एक बार फिर से राजनांदगांव में 21 नए मरीज मिले हैं। बलरामपुर में 10, जांजगीर में 7 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, दुर्ग में 5, रायगढ़ से 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, महासमुंद और बलौदाबाजार से 3 नए केसेस सामने आए हैं और रायपुर से आज 2 नए मरीज सामने आए हैं। बिलासपुर और कवर्धा से एक नए मरीज और छत्तीसगढ़ में आज 52 कोरोना के मरीज ठीक भी हुए हैं, उन्हें डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ में अब तक 1937 कोरोना मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं और अब एक्टिव केसेस की संख्या छत्तीसगढ़ में 652 तक पहुंच गई है और कुल पॉजिटिव का आंकड़ा 2600 के पार हो गया है। मैं आपको बता दें, कल एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई थी और कुल डेथ रिपोर्ट अब तक 13 हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विनय से। विनय, छत्तीसगढ़ में आज 57 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। छत्तीसगढ़ में 57 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और डिस्चार्ज की आंकड़ा देखें तो 52 जो है मरीज उनको डिस्चार्ज किया गया है और अब कुल टोटल जो डिस्चार्ज की संख्या है वो 1937 हो गई है और एक्टिव मरीज की संख्या 652 है। आज जो मरीज मिले हैं उसमें जैसा कि आपने बताया, राजनांदगांव से 21, बलरामपुर से 10, जांजगीर से 7, दुर्ग से 5, रायगढ़ से 4, महासमुंद बलौदाबाजार से 3 और रायपुर में आज केवल 2 ही मरीज मिले हैं। एक रूस से आया हुआ था और एक जो बीरगांव है वहां का मरीज है। कवर्धा और बिलासपुर में आज आंकड़े बहुत कम है। आज की संख्या राहत भरी है, लेकिन एक जो बात है वो बड़ी खतरनाक है कि जो राज्य शासन ने जो तय किया हुआ था जो प्राइवेट अस्पतालों में अब कोरोना का इलाज संभव हो पाएगा, लेकिन अब जो पैकेज वो तय किए गए थे वो हॉस्पिटल बोर्ड का ये आरोप है कि जो स्वास्थ्य विभाग ने पैकेज तय किए हैं उसमें मनमानी की है और कहीं ना कहीं हमसे जो राय नहीं लिया गया और अपने मनमाने ढंग से ये जो तय है रेट पैकेज है जो हमारे ऊपर थोप दिया गया है और हम इस पे अब इलाज नहीं करेंगे। पिछले 10 दिनों में अगर देखा जाए तो 19 तारीख को ये नियम जो है वो लागू किया गया था, लेकिन आज 10 दिन बाद केवल रिम्स अस्पताल ने ही आवेदन किया है। इसके अलावा किसी भी छत्तीसगढ़ के किसी भी अस्पताल ने ये वहां पर आवेदन नहीं किया गया है। इसका मतलब है कोरोना का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में अब नहीं हो पाएगा जब तक कि सरकार जो स्वास्थ्य विभाग है वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल के जो हॉस्पिटल है उनसे बात करेगी। ठीक है विनय, आप भी नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बस संचालकों और परिवहन विभाग के बीच बस ऑपरेटर संघ की मांगों को लेकर समन्वय नहीं बन पाया है, जिसके कारण राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद भी शनिवार को बसों के चक्के थमे रहे। वहीं बड़ी संख्या में लोग पंडरी बस स्टैंड में बस चलने की आस में भटकते रहे। शुक्रवार को परिवहन आयुक्त से मिलने के बाद बस संचालकों को उम्मीद थी कि उनकी मांगों को लेकर शासन कोई ना कोई निर्णय जरूर लेगा, लेकिन शाम तक विभाग की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद आगे भी बसों के चलने की उम्मीद फिलहाल नहीं दिख रही है। छत्तीसगढ़ बस ऑपरेटर फेडरेशन के संरक्षक प्रमोद दुबे ने बताया कि बस मालिकों ने लॉकडाउन से लेकर आगे कुछ महीने तक के लिए टैक्स में छूट मांगी है। फेडरेशन ने परिवहन विभाग से ई और एम फॉर्म में छूट मांगी है ताकि वो बसों का संचालन कर पाए। राज्य सरकार ने 2 महीने के टैक्स में छूट दी है, संघ ने 1 और महीने की छूट मांगी है। राज्य सरकार से हमने आग्रह किया था, तो मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा भूपेश बघेल जी और माननीय मोहम्मद अकबर जी को। उन्होंने हमारे 2 महीने का टैक्स माफ़ कर दिया है और तीसरे महीने के भी जून महीने का टैक्स माफ़ करने के लिए हमने उनसे निवेदन किया है। तो ये 3 महीने का टैक्स अगर माफ़ हो जाता है तो हम 30% गाड़ी चलाने की स्थिति में रहेंगे जब हमको एम फार्म और आई फार्म में गाड़ी खड़ी करने की सहूलियत मिलेगी। तो कुछ % बस हम सड़क में चलाने की स्थिति में हो पाएंगे। ये हमारा सरकार से हम लोगों ने आग्रह किया है। एम्स रायपुर में लॉकडाउन खुलने के बाद पहली बार ओपीडी की शुरुआत हुई है। सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ओपीडी में मरीजों ने डॉक्टर से परामर्श लिया। इस दौरान मरीजों को नियमों का भी पालन करना पड़ा। ओपीडी में उन्हीं मरीजों की जांच की गई जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें 20 नियमित और 10 नए मरीज शामिल थे। वहीं सुपर स्पेशलिटी विभाग में 10 नियमित और 5 नए मरीजों को देखा गया। वहीं वेटिंग हॉल में मरीजों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए देखा गया। प्रबंधन ने मरीज के साथ सिर्फ एक परिजन को ही लाने की अनुमति दी है।
इस बीच बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, मां ने बच्चे के साथ सुसाइड किया है। मां ने 1.5 साल के बच्चे के साथ फांसी लगा ली है और दोनों की ही मौके पर मौत हो गई है। राखी थाने के नवा रायपुर सेक्टर 29 का यह मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, मां ने बच्चे के साथ सुसाइड कर लिया है। बताया जा रहा है कि फांसी लगा करके दोनों ने मौत को गले लगा लिया है। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। राखी थाना के नवा रायपुर सेक्टर 29 का यह मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी तहसीन से। तहसीन, क्या है ये मामला? देखिए, ये पूरा मामला जो है सेक्टर 28 के सेक्टर 29 में ये हुआ है नवा रायपुर में, जहाँ पे एक नवविवाहिता है। उसने पहले अपने बच्चे को, जो 1.5 साल का मासूम था, उसको खिड़की में अपनी साड़ी के पल्लू से बांधा है। उसके बाद वो खुद उसी जो दूसरा कोना था साड़ी का, उससे पंखे से बांध के लटक गई है। और ये बताया जा रहा है कि जो उनके पति हैं वो बैंक मैनेजर हैं, वो अपने काम पे गए हुए थे। उसका जो ससुर हैं वो रेंजर हैं वन विभाग में, वो भी अपने काम पे गए हुए थे। तब जब शाम को ये आए, तब 6:30-7 बजे, तब इस बात का पूरा खुलासा हुआ है। हालांकि अभी वहाँ पुलिस ने मौके पे पहुंच के वो कमरे जो जहाँ सुसाइड किया गया था, वहाँ उसको सील कर दिया गया है और कल न्यायिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में उसको पूरा पंचनामा किया जाएगा, क्योंकि नवविवाहिता है। और अभी तक जो है कल इस बात का खुलासा हो पाएगा कि जो सुसाइड का पूरा कारण क्या था, क्योंकि अभी तक कोई सुसाइडल नोट जो है वो पुलिस को नहीं मिला है। अब कल जब तलाशी होगी कमरे की, तब ये क्लियर हो पाएगा कि उसमें जो खुदकुशी के कारण क्या थे। अभी तक जो है खुदकुशी के कारण अज्ञात है और राखी थाने ने उसमें अभी मर्ग कायम करके उसमें जांच शुरू कर दी है। जी, शुक्रिया तहसीन पूरी जानकारी के लिए। कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि निगम मंडल और आयोग में नियुक्ति में अभी 2 हफ्ते और समय लग सकता है। सिंहदेव ने कहा कि पिछले दिनों पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ हुई बैठक में नामों को लेकर सहमति बनी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सभी वरिष्ठ नेताओं से दावेदारों के नाम एकत्रित कर रहे हैं। सिंहदेव ने यह भी कहा कि एक साथ सभी निगम मंडलों में नियुक्ति नहीं हो पाएगी। उन्होंने नेताओं के परिजनों की नियुक्ति किए जाने के सवाल पर कहा कि नेताओं के परिजन होने के नाते किसी की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी नेता के परिजन फील्ड में काम कर रहे हैं तो उनका नाम भी नहीं काटा जाना चाहिए। परिजन होने के नाते किसी का नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई परिजन है और वाकई में फील्ड में काम कर रहे हैं तो उनका नाम कटना भी नहीं चाहिए। स्थिति ये होनी चाहिए कि उनका योगदान क्या है। परिजन के रूप में किसी का नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर परिजन ठोस का कांग्रेस के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, तो परिजन होने के नाते किसी का कटना भी नहीं चाहिए। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे रायपुर का, बात करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार से। सौरभ, कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान आपने सुना, दर्शकों ने भी सुना। उन्होंने ये कहा है कि निगम मंडल नियुक्ति में अभी लगभग 15 दिन का समय और लगेगा। और एक और खास बात उन्होंने बताई है कि परिवारवाद को जगह नहीं दी जाएगी। हाँ, लेकिन अगर नेताओं के जो परिजन है, उनके परिवार वाले अगर फील्ड में डटकर काम कर रहे हैं तो उनका नाम भी नहीं कटेगा। क्या मायने निकाले जाए उनके इन दोनों ही बयानों के? जी बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो रहा है निगम मंडल, बोर्ड और आयोग में नियुक्ति के लिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बेकरार हैं और निश्चित तौर पर काफ़ी समय हो गया है, लेकिन सत्ता और संगठन दोनों के बीच जो है काफ़ी पेच अभी भी फंसा हुआ है कि वास्तव में किन्हें नियुक्ति दी जाए। ये देखने को मिला है कि वास्तव में सरकार के पास अभी भी जो है ठीक से जो मंडल, बोर्ड और आयोग में जो नियुक्तियाँ होनी है उसके पद को लेकर अभी भी उतनी जानकारी नहीं है। जो पिछली सरकार ने कितनी पदों पर जो है पदस्थापना किए थे और कितने पद रिक्त किए थे, तो ऐसे जानकारी भी मंगाई जा रही है। लेकिन अभी कुछ देर पहले जब हम स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से जब इस विषय पर जानकारी चाहा तो उन्होंने साफ तौर पर 2 चीजें कही कि पहला कि आने वाले 2 हफ्तों के अंदर जो है निगम मंडल में नियुक्ति हो जाएगी। दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि
अब अभी जो ये बातें सामने आ रही हैं कि कुछ नेताओं के जो पुत्र हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके भी नियुक्ति हो सकती है क्या? तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर नेता के परिजन या पुत्र की अगर नियुक्ति केवल इसी आधार पर होगी कि ये संबंधित नेता का पुत्र है, संबंधित नेता का परिजन है, तो ऐसे में नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बात और स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर किसी नेता के परिजन या पुत्र है और वो अगर फील्ड में काम कर रहा है, कांग्रेस का एक सिपाही के रूप में काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से उनका नाम हटाया भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं कि वास्तव में पहले किसका किया जाए। और एक और उन्होंने सबसे बड़ी बात की है कि जो अभी बताया जा रहा है कि लगभग 60 के लगभग जो निगम मंडल बोर्ड आयोग है, उस पर नियुक्तियां एक साथ नहीं होगी। ये बड़ी बात जो है टीएस सिंहदेव ने कही है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि वास्तव में अगर इतने बड़े जो पदों पर नियुक्तियां होगी तो वास्तव में सरकार के पास अभी उतना बजट नहीं है, जो हम बार बार यही कह रहे हैं कि एक साथ सरकार नहीं कह सकती। तो आने वाले 2 हफ्ते इंतजार करने होंगे। जैसे टीएस सिंहदेव ने जानकारी दी है कि अब जो है इस बार देर नहीं होगा। उन्होंने एक शब्द जरूर यूज किया है कि इस बार देर नहीं होगा और आने वाले 2 हफ्तों में मिल जाएगी निश्चित रूप से। सौरभ, एक बात का उन्होंने जिक्र ये भी किया था और ये भी कहा गया है कि अगर एनजीओ की तरफ से जो सामाजिक संगठन है उनके भी किसी कर्मचारियों को या फिर सदस्यों को निगम मंडल में जगह मिल सकती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर इन लोगों को जगह दी जाएगी तो जो कांग्रेस कार्यकर्ता है और जो कांग्रेस के जो गुड बुक में हमेशा से रहे हैं, उनके में कहीं ना कहीं एक नाराजगी देखने को मिलेगी? उनको किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा? बिल्कुल ठीक कहा आकांक्षा आपने। दरअसल पेच यहीं पर फंसा हुआ है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि अगर केवल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, विधायक को दे दिए जाए जिन्होंने कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं काम किए, कई ऐसे समाज सेवी लोग रहते हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए, पार्टी के लिए काम करते हैं, तो क्या उन्हें भी मौका दिया जा सकता है? कुछ एनजीओज है जो जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब लगातार उनकी मदद कर रहे थे। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जिस पर जो है अटकलें लगाई जा रही है और संभव है कि इन लोगों के भी नाम आए जो समाज सेवा है, जो एनजीओ से जुड़े लोग हैं निश्चित रूप से। लेकिन 2-3 चीजें मैं अगर आपको बहुत शॉर्ट में बता दूं कि पहली कि जिन्होंने कांग्रेस के लिए 15 सालों तक लड़ाई लड़ी है, जो केवल कांग्रेस पार्टी पर ही रहे, सबसे पहले उन्हें मौका दिया जाएगा। दूसरा यह कि जिन्होंने विधानसभा, लोकसभा के दौरान कांग्रेस की जिन जिम्मेदारियां दी गई थी उन जिम्मेदारियों को जो है पूरी तरीके से निभाया है। तीसरा और चौथा ये महत्वपूर्ण ये है कि जिन्होंने कांग्रेस के लिए हमेशा जो कार्यकर्ता रहे कांग्रेस के और जो कोई अन्य पार्टी से नहीं आए, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। अभी यही देखा जा रहा है कि जो अन्य पार्टी से आए लोग हैं उन्हें जगह ना मिले, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन कई देखा गया जब जोगी की पार्टी थी तब जो है कांग्रेस के कई नेता जो है जोगी पार्टी में आ गए थे। अब ऐसे में फिर से उनकी कांग्रेस वापसी हो गई। तो ऐसे में कैसे इन नेताओं को दूर रख के जो है वास्तव में जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता है जिन्होंने कभी कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा, ऐसे लोगों को जगह दी जाए। निश्चित रूप से अभी भी कार्यकर्ताओं को काफी इंतजार है, क्योंकि 1.5 साल से ज्यादा वक्त हो गया। अब देखने वाली बात होगी कि एक साथ नियुक्ति हो रही है, क्या जो है बारी बारी से नियुक्ति हो रही है। जैसे हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 10 निगम मंडल बोर्ड और आयोग है। बिल्कुल सौरभ, शायद इसलिए कहा गया है कि एक साथ नियुक्ति नहीं होगी, इसलिए यह भी कहा गया है कि शायद अभी कुछ वक्त और लगेगा। देखने वाली बात होगी कि सबको सेटिस्फाई करने के बाद अंतिम जगह किन लोगों को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अब बीजेपी की। रायपुर के एकात्म परिसर में आज बीजेपी ने पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व सीएम रमन सिंह, भाजपा राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे और राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि केंद्र ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। 1 साल के कामकाज को बताने के लिए बीजेपी ने कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि रविवार को दोपहर 12 बजे बीजेपी की एक बड़ी वर्चुअल रैली होगी। इस रैली को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। रैली में 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे और इसके लिए कार्यकर्ता को सोशल मीडिया के लिंक भी भेजे जा रहे हैं। 22 तारीख को कल एक बड़ा वर्चुअल रैली एकमात्र जो हमारे प्रदेश के है कि मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शिवराज सिंह चौहान जी उसको संबोधित। कल भी 10 लाख से ज्यादा लोग इस वर्चुअल रैली
गोबर को राज के चिन्ह घोषित करने के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बयान पर अभी भी सियासत जारी है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि अजय चंद्राकर की मानसिक हालत ठीक नहीं है। जब से सरकार गई है और उनका मंत्री पद गया है, तब से वो विचलित होकर ऊल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। मंत्री भगत ने यह भी कहा कि जिस गोबर को लेकर चंद्राकर ऊल जलूल बयान दे रहे हैं, वो प्रदेश की संस्कृति है। गाय और गोबर का बहुत सम्मान है। कोई भी अनुष्ठान गाय गोबर बिना पूरा नहीं होता। भूपेश सरकार गाय गोठान को लेकर काम कर रही है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। अमरजीत ने आगे ये भी कहा कि चंद्राकर अपने आप को छत्तीसगढ़िया मानते हैं तो इसका सपोर्ट करना चाहिए। वहीं पूरे विवाद पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि इस मामले में अजय चंद्राकर ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, पार्टी अलग से कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गोबर खरीदी के निर्णय का विरोध कोई नहीं कर रहा है। अजय चंद्राकर जी का मानसिक हालत ठीक नहीं है। जब से सरकार गई है, मंत्री पद गया है, तब से वो विचलित सा रहते हैं और उलझुल बयानबाजी करते हैं। और गौ पालकों को मदद करने के लिए भूपेश बघेल जी की सरकार अगर काम कर रही है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अब माननीय अजय जी ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी, उसमें कोई पार्टी अलग से प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। गोबर खरीदने का कोई विरोध नहीं कर रहा है। इसी बीच बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, कोरोना काल में एक बड़ी राहत मिली है। कोरोना संकट काल में मकान खरीदारों को बड़ी राहत दी गई है। सरकार की तरफ से सरकारी मकानों की पंजीयन राशि में कमी की गई है। मोहम्मद अकबर जो मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक की गई है। EWS मकान के लिए 25,000 रुपया पंजीयन राशि कर दी गई है। वहीं LIG भवन के लिए 50,000 रुपए अब पंजीयन राशि होगी। तो कोरोना काल में सरकारी मकानों की खरीदारी के लिए एक बड़ी राहत दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ से। सौरभ, कोरोना काल में एक बड़ी राहत दी गई है। बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, इससे पहले भी राज्य सरकार ने जो है 75 लाख रुपए से कम के जो मकान है उस पर 2% की रजिस्ट्री फीस में कमी की थी। अब दरअसल ये सरकारी जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं और कई तरीके से सरकारी मकान जो EWS और LIG में दिए जाते हैं, तो वहां पर छूट की गई है। जो EWS के लिए 25,000 रुपए छूट दी गई है। वहीं LIC के लिए जो LIG है उसके लिए 50,000 रुपए की छूट दी गई है। निश्चित रूप से कोरोना काल के दौरान यह छूट भी मिलना जो है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब कोई भी इंसान मकान खरीदता है तो उनके लिए एक एक पैसे जो है बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। तो ऐसे में 25,000 और 50,000 रुपया जो है छूट दी जा रही राज्य सरकार द्वारा। आज दरअसल आवास जो छत्तीसगढ़ के आवास मंत्री हैं मोहम्मद अकबर, उनकी अध्यक्षता में हाउसिंग बोर्ड के तमाम जो प्रोजेक्ट है उनके संबंधित समीक्षा की गई। इस दौरान जो है इस बैठक में निर्णय लिया गया कि हाउसिंग बोर्ड की जो LIG और EWS के मकानों पर जो है लोगों को जो है राशि दी जाए सरकारी मकानों की खरीदार के लिए, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि अभी सरकारी मकान नहीं बिक रहे हैं। तो ऐसे में कम से कम जो ग्राहक है वो जो है तुरंत जो है पंजीयन कराएंगे अपना। तो इस पर ये रजिस्ट्री जो फीस कहा जाए, इस पर छूट मिली है। इसी तरीके से वर्तमान में भी 8,366 जो मकान है वो बन रहे हैं छत्तीसगढ़ में। तो ये बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में गरीबों के लिए EWS और LIG बिल्कुल एक राहत वाली और सुखद खबर है ये। सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी और क्रेडा के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने क्रेडा के अधिकारियों से कहा कि पहुंच विहीन और दुर्गम इलाकों में सोलर के जरिए विद्युत की व्यवस्था की जाए। साथ ही नदी किनारे जहां विद्युत लाइन नहीं है उन स्थानों पर सोलर पंप किसानों को दिए जाएं। उन्होंने विद्युत कंपनी की विभिन्न योजनाओं और CSR मद के कार्यों की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने निजी विद्युत संयंत्रों से वेरिएबल कॉस्ट पर मिलने वाली बिजली की समीक्षा करते हुए कहा कि निर्धारित मात्रा में विद्युत प्रदाय नहीं करने वाले संयंत्र को नोटिस जारी किए जाए। बैठक में सोलर पेयजल योजना, सौभाग्य योजना, सौर सुजला योजना, सोलर कोल्ड स्टोरेज सहित कई योजनाओं की भी समीक्षा की गई। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में भी सौर ऊर्जा को अब ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने और लाइन लॉस में कमी लाने का निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है। छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी और बिजली कंपनियों की समीक्षा बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने ये निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक में मुख्य सचिव RP मंडल, विद्युत कंपनी के आला अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में बिजली कंपनियों के विलय की प्रक्रिया को भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, मरीजों के इलाज से इनकार कर दिया है। प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का इलाज नहीं होगा, तय पैसे में कोरोना का इलाज संभव नहीं है, ऐसा कहना है संचालकों का। सरकार ने प्राइवेट अस्पताल में इलाज की आपको बता दें घोषणा की थी। 19 जून को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बड़ी घोषणा की गई थी, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ से इनकार किया गया है। 9 दिनों में केवल रिम्स हॉस्पिटल ने ही सहमति दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विनय से। विनय, मरीजों के इलाज से इनकार किया है प्राइवेट अस्पतालों ने। देखिए, बिल्कुल ये पिछले 19 जून को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से घोषणा की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि छत्तीसगढ़ में तमाम जो प्राइवेट अस्पताल हैं उन्होंने राज्य शासन के साथ मिलकर के ये सहमति दी है कि अब कोरोना का इलाज वे भी कर सकेंगे। हालांकि इस पे लंबे समय से चर्चा की गई थी और आज उन्होंने सहमति दे दी है, लेकिन जब अब आज करीबन 8वां दिन है, लेकिन एक भी जो प्राइवेट अस्पताल संचालक है उन्होंने। ठीक है विनय, शुक्रिया। देखने वाली बात होगी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। कुछ असामाजिक तत्व IBC 24 की टैम्पलेट को एडिट कर सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैला रहे हैं। ऐसी खबरों को वायरल कर पैनल और हमारे चैनल की छवि को धूमिल करने के साथ ही लोगों के बीच गलत खबरें पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कल से लॉकडाउन की खबर वायरल की जा रही है, जबकि IBC 24 ने ऐसी कोई भी खबर नहीं दिखाई है। ऐसी खबरों को पहले जांचें और बिना जांच के आगे ना बढ़ाएं। IBC 24 भी समय समय पर आपको ऐसे फेक न्यूज से सावधान करता रहेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।